भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है प्रसिद्ध फिल्मकार ख्वाजा अहमद अब्बास पर केंद्रित कार्यक्रम। हमारी फिल्मी दुनिया एक परिवार है। इसी परिवार में एक मामू जान थे। छोटे बड़े सब उन्हें मामू जान कहते और बड़े एहतराम से पेश आते। परिवार से बाहर के लोग उन्हें ख्वाजा अहमद अब्बास के नाम से जानते थे और ख्वाजा अहमद अब्बास जानते थे कि उनकी शख्सियत को लेकर लोग अक्सर सवाल उठाते रहते हैं। पहले सवाल तो ये पैदा होता है कि मैं क्या हूँ। तो मुश्किल ये है कि जर्नलिस्ट कहते हैं कि मैं फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हूँ। फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साफ इनकार करते हैं इससे कि मैं फिल्म वाला हूँ, बल्कि वो कहते हैं कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। और अदीब और क्रिटिक्स जो हैं वो मुझे अदब के महल में दाखिल होने से रोकते हैं। वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल अदीब नहीं हूँ। तो मेरी खुद समझ में नहीं आता कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। तो मैं अपने आप को तो एक कम्युनिकेटर कहता हूँ कि कुछ बात मुझे कहनी है और लोगों से वो मैं कहना चाहता हूँ। अब उसके लिए जो भी रास्ता मुझे इख्तियार करना पड़े मैं उस रास्ते से चलना पसंद करता हूँ। ख्वाजा अहमद अब्बास ने ये बात बेशक मियां गालिब की तर्ज पर कही थी, लेकिन उनका दिल हमेशा मोहब्बत और भाईचारे की तर्ज पर बात करता था। साथी रे कदम कदम से दिल मिला रहे हैं हम, वतन में एक नया चमन खिला रहे हैं हम। भाई कदम कदम से दिल मिला रहे हैं हम, वतन में एक नया चमन खिला रहे हैं हम। भाई कदम कदम से दिल मिला रहे हैं हम, वतन में एक नया चमन खिला रहे हैं हम। ख्वाजा अहमद अब्बास की कहानी एक लड़ाई के मैदान से शुरू हुई, एक ऐसे मैदान से जो 3 खूनी लड़ाइयों के लहू में सना था। इसी मैदान पर बसे हरियाणा के शहर पानीपत में ख्वाजा अहमद अब्बास ने मौलाना अल्ताफ हुसैन के पोते के रूप में जन्म पाया सन 1914 के जून महीने की 4 तारीख को। लड़ाई के मैदान में जन्म पाने का सिला ये मिला कि पूरी जिंदगी लड़ाई का मैदान बनी रही। इस लड़ाई में ख्वाजा अहमद अब्बास घायल कई बार हुए, हारे कभी नहीं, क्योंकि उनका हथियार था उनकी कलम। सबसे पहले मैंने जर्नलिज्म इख्तियार की। स्टूडेंट की हैसियत से मैं एक अखबार निकालता था अलीगढ़ में, अलीगढ़ ओपिनियन। तो वहां से मैंने इसकी इब्तिदा की थी। अलीगढ़ ओपिनियन मुझे इसलिए निकालना पड़ा कि नेशनलिस्ट ख्यालात होने की वजह से अलीगढ़ मैगजीन मेरे लिए बंद था। आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूँ। तो अलीगढ़ ओपिनियन में मेरे मजमून और कहानियां नहीं छप सकती थी, इसलिए मुझे अपना एक हफ्तावार अखबार अलीगढ़ ओपिनियन निकालना पड़ा अपनी राय का इजहार करने के लिए। उसके बाद दूसरे अखबारों में लिखना शुरू किया। पहले नामा निगार की हैसियत से बम्बई क्रॉनिकल और नेशनल कॉल वगैरह पेपर्स में मैं लिखता था, रिपोर्टें भेजता था। और उसके बाद मैं नेशनल कॉल में पहले और बम्बई क्रॉनिकल में बाद में अप्रेंटिस की हैसियत से मैंने छुट्टियों के दिनों में काम किया। एक साइकिल पर मैं दिल्ली के गिरदोनवा में चारों तरफ घूमता था और जितनी पुलिस की रिपोर्ट्स और हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स थी वो लाता था। लेकिन उन्हीं रिपोर्ट्स के अंदर मुझे कुछ ऐसी ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, एक इंसानी जिंदगी के ऐसे पहलू उजागर मुझ पर हुए कि उन्होंने मुझे आहिस्ता आहिस्ता अफसाना नवीसी शुरू हुई तो कहानियों की जमीन पर समाजवाद और इंसानियत लहराने लगी। ख्वाजा अहमद अब्बास की कलम ने कभी सियासी और मजहबी सरहदों पर हमला किया तो कभी जबान और नस्ल की रवायती दीवारों को गिराने का जतन किया। कलम उनके महबूब थी और अपनी महबूब का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। मेरी महबूब मेरे साथ ही चलना है तुझे, मेरी महबूब। ये महबूब यानी कलम ख्वाजा अहमद अब्बास का प्यार भी थी और उनकी तलवार भी। इसी को हाथ में थामे अलीगढ़ से दिल्ली होते हुए ख्वाजा अहमद अब्बास बंबई आ पहुंचे। उन दिनों मुंबई का यही नाम था, बंबई यानी सपनों का शहर, जहां आज भी हर बरस बेशुमार लोग शोहरत और दौलत की तलाश में आते हैं। लेकिन ख्वाजा अहमद अब्बास यहां आए थे तर्जुबात की दौलत कमाने। मुझे तजर्बा हासिल हुआ
मुख्तलिफ किस्म की चीजें लिखने का। तो उन तजर्बों में से एक तजर्बा ये भी था फिल्म पर रिव्यू लिखने का। तो छोटे छोटे फिल्मों पर रिव्यू मैं लिखता था, मगर उसमें क्रिटिक्स आपको कुछ ऐसी बात नजर आई कि उन्होंने मुझे एनकरेज करना शुरू किया। और इसके बाद में उनका इंतकाल हो गया, तो एडिटर साहब को मालूम था कि मैं उनकी जगह अक्सर लिखता रहता हूँ, तो उन्होंने मुझे फिल्म क्रिटिक अपॉइंट कर दिया। तो ये थी पहली मंजिल फिल्मों की तरफ आने की। तो फिल्मों में वैसे मेरी दिलचस्पी थी बहुत, क्योंकि फिल्म एक जरिया था कम्युनिकेशन का। लाखों आदमियों से आदमी बातचीत कर सकता है, या उनको अपने ख्यालात बता सकता है, या अपने ख्यालात उन तक पहुंचा सकता है। तो फिर फिल्म क्रिटिक मुझे बना दिया गया, और जब मैंने फिल्म के रिव्यूज लिखने शुरू किए तो उनसे काफी हलचल मच गई। फिल्मों से ख्वाजा अहमद अब्बास का नाता तो जुड़ा, लेकिन कुछ दूर दूर का ही रहा। हाँ, कलम के साथ उनका नाता नजदीक से नजदीक तर होता चला गया। 1941 में ख्वाजा अहमद अब्बास ने मुंबई क्रॉनिकल्स नाम के अखबार में द लास्ट पेज लिखना शुरू किया, जो बेहद मकबूल हुआ। इतना कि 1947 में अखबार तो बंद हो गया, कॉलम नहीं हुआ और ब्लिट्ज के आखिरी सफे पर आ गया। यहां ये कॉलम 1987 यानी पूरे 46 बरसों तक जमा रहा। जब अंग्रेजी अखबार ब्लिट्ज ने हिंदी और उर्दू में भी छपना शुरू किया, तब 25 बरसों तक ये कॉलम अंग्रेजी और हिंदुस्तानी दोनों जबानों में जारी रहा। लोगों का कहना है कि इन अखबारों का आखिरी पन्ना असल में पहला पन्ना होता था, क्योंकि पढ़ने वाले इसी पन्ने को सबसे पहले पढ़ते थे। बहरहाल अखबार नवीसी ख्वाजा अहमद अब्बास की रहगुजर का सिर्फ एक पड़ाव था। उनके कलम को और उनके दिल की तमन्ना को तो अभी मंजिल से भी आगे जाना था। दिल की तमन्ना थी मस्ती में, मंजिल से भी दूर निकलते, अपना भी कोई साथी होता, हम भी बहकते चलते चलते, दिल की तमन्ना। फिल्मों के रिव्यू लिखते लिखते ख्वाजा अहमद अब्बास का उठना बैठना फिल्मी हस्तियों के बीच में होने लगा, और 1936 में इसका पहला नतीजा सामने आया, जब उन्हें बॉम्बे टॉकीज के लिए एक फिल्म लिखने का मौका मिला। उसका नाम था नया संसार, जो बॉम्बे टॉकीज ने बनाई थी, और थीम एक इंडिपेंडेंट माइंडेड जर्नलिस्ट की आजादी थी, आजादी ख्याल। तो उसके अंदर मैंने फिल्म क्रिटिसिज्म का तो सवाल नहीं उठाया था, अपनी बीती नहीं बताई थी, लेकिन कहा था कि वो रिपोर्टर जो है वो सच्ची बात लिखना चाहता है, और एडिटर जो है वो डरता है कि ये छप जाएगा अगर, तो इश्तिहार बंद हो जाएंगे, ये बहुत बंद हो जाएगा, वो हो जाएगा। और जो सरमायादार थे शहर के, वो एडिटर को अपने पंजे में कसा हुआ रखना चाहते थे। तो उस वक्त वो कहानी मुखर्जी साहब ने पसंद की और उस पर फिल्म बनाई, और वो फिल्म खुशकिस्मती से मैं उसके साथ आखिर तक वाबस्ता रहा। पहले अखबार में काम करता था और फिर ट्रेन लेकर मलाड जाता था, वहाँ रात भर उनके साथ काम करता था। डायलॉग वगैरह भी सब मैंने लिखे। तो इत्तेफाक की बात यह है कि वो फिल्म बहुत मकबूल हुई। फिल्मी दुनिया की रवायत है कि अगर फिल्म चले तो उससे जुड़े सब लोग चल पड़ते हैं। फिल्म नया संसार और ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ भी यही हुआ। फिल्म ने पैसे कमाए तो ख्वाजा अहमद अब्बास की कलम भी कमाने लगी। पहली पिक्चर के तो मुझे 750 रुपए मिले थे, लिखने, कहानी लिखने के, सिनेरियो लिखने के और डायलॉग लिखने के। लेकिन दूसरी कहानी में मुझे 2000 रुपए की पेशकश की गई और तीसरी कहानी में 3000 रुपए की। तो उन्होंने कहा कि साहब आप हमारे लिए भी ऐसी ही कहानी लिख दीजिए। तो मैंने एक कहानी लिखी और उसका नाम मैंने रखा स्वांग, जो भेस भरने को कहते हैं, और जिसमें एक लड़की फैंसी ड्रेस के तौर पर, एक अमीर लड़की फैंसी ड्रेस के तौर पर एक गरीब लड़की का ड्रेस पहन लेती है, और इस तरीके से वो गरीबों की जिंदगी से आशरा होती है। तो और एक गरीब ड्राइवर जो है उससे इश्क करने लगता है, और बाद में वो ये समझता है कि इस लड़की ने मुझे धोखा दिया है और असल में ये एक अमीर लड़की ही है, और उसी सिलसिले में एक फैंसी ड्रेस भी उसने पहन लिया था। तो उसका नाम उन्होंने बदलकर नई दुनिया लिख दिया, और उसमें इतने चेंजेस किए कि जब वो पिक्चर स्क्रीन पर आई तो मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। तो आपकी कहानी है कि ये मेरी कहानी है। दूसरी कहानी थी, वो भी उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ,
उसका नाम मालूम नहीं क्या था, इस वक्त नाम याद नहीं, मगर उन्होंने भी उसका नाम बदलकर नया कुछ रख दिया था। तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो मैं उन डायरेक्टरों से, उस जमाने में जोश ज्यादा था नौजवानी का, तो मैं उनसे बहुत जाके लड़ा और झगड़ा, और उन्होंने तब कहा कि मैं डायरेक्शन जो है वो बड़ी मुश्किल चीज है, कहानी लिखना तो आसान चीज है, और डायरेक्टर का ही हक होता है कहानी को चेंज करने का और जैसा वो बनाएगा। मैंने कहा कि साहब आपने अनरियल कपड़े पहनाए हैं, अनरियल सेट लगाए हैं, जो कोई जिंदगी से कोई वाबस्तगी नहीं रखते, तो और आपने मेरी कहानी का कुछ बना दिया है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारा हक होता है, तो अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम डायरेक्ट करो पिक्चर। मतलब ये कि इख्तलाफात जो थे, जिन्होंने आपको एक रिव्यू राइटर से अफसाना निगार, और उसके बाद फिर जो इख्तलाफ पैदा हुए, उसके बाद आपको बहसियत कहानी निगार से फिर डायरेक्टर की तरफ राग़िब किया। शायद यही सिलसिला यही सिलसिला था। बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। तो मैंने अब डायरेक्शन की तरफ थोड़ी तवज्जो देनी शुरू की। जब मैं जाता था सेट पर तो जरा गौर से देखता था कैमरा कैसा रखा जाता है, डायरेक्शन कैसे की जाती है, शॉट डिवीजन कैसे होता है, इसके बारे में मैंने किताबें भी पढ़ी। किताबें पढ़कर तालीम तो हासिल की जा सकती है, लेकिन उन दिनों फिल्म बनाने के लिए सिर्फ तालीम ही काफी नहीं थी। भारत में बरतानवी सरकार थी और फिल्म बनाने के लिए एक लाइसेंस की दरकार थी। तो उस जमाने में गवर्नमेंट ने कंट्रोल लगा दिया था फिल्म बनाने पर, कि जिनको लाइसेंस मिलता था वो ही बना सकते थे पिक्चर। तो एक लाइसेंस हमने भी अप्लाई किया और हमको एक लाइसेंस हासिल हो गया जी। तो तीन कौमी इदारों को लाइसेंस मिले थे पिक्चर बनाने के। एक हमें मिला था, एक चेतन आनंद साहब को मिला था, और एक उदय शंकर मशहूर डांसर जो है उनको लाइसेंस मिला था। लाइसेंस मिल जाने के बाद ख्वाजा अहमद अब्बास की दूसरी जरूरत थी एक दमदार कहानी। उस जमाने में बंगाल में बहुत जबरदस्त काल पड़ा हुआ था जी। तो मैंने कहा इससे बढ़कर कोई थीम नहीं है। उस पर किसी ने पिक्चर नहीं बनाई थी उस वक्त तक। अफसाने भी बहुत ही कम लिखे गए थे, लेकिन 2 ड्रामे लिखे गए थे हमने पीपल्स थिएटर के लिए। एक बंगाली का था ड्रामा जिसका नाम था नबन्ना जी। वो ड्रामा मैंने कलकत्ते में जाके देखा। और एक ड्रामा था अंतिम अभिलाषा जी। तो वो ड्रामा हिंदुस्तानी में यहाँ यही हुआ था बम्बई में। तो और कृष्ण चंद्र ने एक मारकतुल आरा कहानी लिखी थी उस जमाने में जिसका नाम था अन्नदाता जी हाँ। तो मैंने इन तीनों को मिलाकर इनकी बेसिस पर वो फैलाकर कहानी लिखी धरती के लाल की, जिसका नाम रखा गया धरती के लाल जी। धरती के लाल आंसू, दर्द, नाउमीदी और बेबसी के साथ हिम्मत और हौसले की भी कहानी थी। इस फिल्म ने फिल्म संसार में समाजवाद के बीज को अंकुरित करने का काम किया। समाजवाद जो ख्वाजा अहमद अब्बास का आदर्श भी था और उनकी जिंदगी का हिस्सा भी। और वो पहली पिक्चर थी जो कि मैं कहूंगा कि सोशलिस्ट बुनियादों पर बनाई गई और मेरे ख्याल में आखिरी पिक्चर भी थी। उस पिक्चर में ये फैसला कर दिया गया था किसी आदमी को 400 रुपए से ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलेगी जी। उसमें मुझे भी 400 रुपए तनख्वाह मिलती थी, बलराज साहनी को भी 400 रुपए तनख्वाह मिलती थी, शंभू मित्रा को भी 400 रुपए तनख्वाह मिलती थी, तृप्ति मित्रा को भी 400 रुपए तनख्वाह मिलती थी, और कम से कम 200 रुपए तनख्वाह मिलती थी किसी आदमी को। जो मामूली कुली थे कैमरा उठाने के उनको भी 200 रुपए मिलती थी। ख्वाजा अहमद अब्बास की ऐसी ही इनकलाबी सोच वाली एक कहानी पर महबूब खान फिल्म बनाना चाहते थे दिलीप कुमार को लेकर, लेकिन उस कहानी पर राज कपूर का दिल आ गया और उन्होंने इसे हथिया लिया। फिर इस कहानी पर एक ऐसी फिल्म बनी जिसकी बदौलत हिंदुस्तानी फिल्म संसार का नाम इंटरनेशनल फिल्म संसार के माथे पर सज गया। ये फिल्म थी आवारा। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। आवारा की बेमिसाल मकबूलियत ने ख्वाजा अहमद अब्बास और राज कपूर की दोस्ती को भी एक मिसाल बना दिया। इसी जोड़ी की बदौलत 1955 में आरके की एक और फिल्म आई, श्री 420। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून
इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। राज कपूर की फिल्म जागते रहो की पटकथा भी ख्वाजा अहमद अब्बास के कलम से होकर गुजरी और राज कपूर का सबसे बड़ा सपना मेरा नाम जोकर भी ख्वाजा अहमद अब्बास के जहन के रास्ते ही पर्दे पर उतरा। मेरा नाम जोकर ने दौलत बेशक नहीं बटोरी, लेकिन इज्जत से राज कपूर का सिर बाकायदा ऊंचा किया। आज भी मैं सर ऊंचा करके कहता हूं, मेरा नाम जोकर। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। मेरा नाम जोकर को कामयाबी नहीं मिली तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई इस बार आप मेरी खातिर एक लव स्टोरी लिख दीजिए जो कि नौजवानों के लिए खास अपील रखती हो। तो मैंने सोचकर ये कहानी बनाई बॉबी की, जो कि कुछ रद्दोबदल के साथ राज कपूर ने पेश कर दी। उसकी कामयाबी मेरी कहानी की वजह से नहीं हुई, राज कपूर की रद्दोबदल की वजह से हुई। हम तुम एक कमरे में बंद हो, बॉबी की या कहिए ख्वाजा अहमद अब्बास की बदौलत राज कपूर का शोमैन खिताब एक बार फिर आसमानी परचम बन गया। ये सन 1973 की बात है। इसके 4 बरस पहले यानी सन 1969 में ख्वाजा अहमद अब्बास ने एक हीरे को तराश कर पर्दे पर उतारा था अपनी फिल्म 7 हिंदुस्तानी में, जो बाद में धरती का सबसे बड़ा सितारा बना और स्टार ऑफ द मिलेनियम के खिताब से नवाजा गया। जी हाँ, अमिताभ बच्चन। मेरा छोटा भाई अजिताभ, जो स्कूल कॉलेज के जमाने से मुझे मंच पर अभिनय करते देख रहा था, अजिताभ ने मेरी भेंट निर्माता निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास से करवाई। अब्बास साहब उन दिनों फिल्म 7 हिंदुस्तानी की तैयारियां कर रहे थे। एक हिंदुस्तानी का रोल करने के लिए उन्होंने मुझे चुन लिया और मेरी फिल्मी जिंदगी शुरू हुई। फिल्म 7 हिंदुस्तानी की कहानी हिंदुस्तानी अवाम की खूबियों और खामियों का फिल्मी दस्तावेज थी। वतन परस्ती का एक ऐसा पैगाम थी जो देखने वालों के जहन को जगाने का काम करती है। सच पूछिए तो यही थी ख्वाजा अहमद अब्बास की कलम की फितरत। बरसों पहले सन 1957 में उन्होंने सोवियत रूस के सहयोग से हिंदुस्तानी कल्चर को सलाम करने वाली एक फिल्म बनाई थी, परदेसी। अरे जरा सुनो लगा कर ध्यान, ये हिंदुस्तान है प्यारे, हमारी जान है प्यारे, ये हिंदुस्तान है प्यारे, हमारी जान है प्यारे। परदेसी दुनिया की पहली ऐसी फिल्म थी जिसे 2 देशों ने मिलकर बनाया था। ये एक रूसी नौजवान के हिंदुस्तान आने की कहानी थी। ये उन दीवारों की दास्तान थी जो कभी मजहब, कभी जबान और कभी सरहद बनकर इंसान को इंसान से जुदा करते हैं। परदेसी उस मोहब्बत की भी कहानी थी जो इन सियासी दीवारों के खिलाफ बगावत करती है। संग संग चलो तोरे मन तूने चाहे रे, लोग लाज रोके पिया का करूं हाय रे। संग संग चलो तोरे मन तूने चाहे रे, लोग लाज रोके पिया का करूं हाय रे। राम तेरे हाय किसी के मन में बैर से कभी जागी ना। फिल्म परदेसी में नरगिस और बलराज साहनी के साथ हीरो के रूप में एक रूसी कलाकार थे, ओलेग स्त्रिजनोव। फिल्म आवारा के बाद नरगिस ख्वाजा अहमद अब्बास की कलम का लोहा मान गई थी। शायद इसी वजह से अगले ही बरस यानी सन 1952 में अब्बास साहब ने राज कपूर और नरगिस को लेकर एक फिल्म बनाई, अनहोनी। नरगिस के कहने से ये आवारा की कहानी को उलटकर बनाई गई थी। जैसे आवारा में एक जज का बेटा बुरी संगत में पड़कर आवारा हो जाता है, उसी तरह अनहोनी में 2 बहनों की कहानी है। एक बहन ने जन्म तवाइफ के गर्भ से लिया, दूसरी बहन एक जागीरदार साहब की बीवी के पेट से पैदा हुई थी, मगर तवाइफ जागीरदार की असली बेटी को चुरा कर ले जाती है और उसकी जगह अपने पेट से पैदा हुई लड़की को रख देती है। जवान होकर शरीफ की बेटी गंदी जबान वाली तवाइफ की बेटी बन जाती है और तवाइफ की बेटी जागीरदार के घर में पलकर पढ़ी लिखी, मुहज्जब
और कल्चर लेडी बन जाती है। यही मैं दिखाना चाहता था कि इंसान का चरित्र और उसकी किस्मत में जन्म का हिस्सा कम होता है और समाजी वातावरण का ज्यादा। कुछ खो भी दिया, कुछ पा भी लिया, कुछ खो भी दिया, कुछ पा भी लिया, एक राग खुशी में गा भी लिया, और होठों पे फरियाद भी है, दिल शाद भी है, नाशाद भी है। ख्वाजा अहमद अब्बास कलम के सिपाही थे। फिल्म के कैमरे को भी वे सेल्यूलाइड पर लिखने वाली कलम कहते थे। बहुत धारदार थी उनकी कलम, जहां भी चलती अपने निशान छोड़ जाती। जीवन भर वे कलम को थामे रहे। अखबारों, रिसालों, अफसानों और फिल्मों पर उनकी कलम के अनगिनत नक्श आज भी मौजूद हैं। फिल्मी तारीख में उनकी कलम का परचम हमेशा लहराएगा। फिल्म परिवार में अपने रिश्तों की बदौलत इन मामूजान ने 1959 में एक मल्टी स्टार फिल्म भी बनाई। मिलने और बिछुड़ने की इस चौरस्ता कहानी का नाम था 4 दिल 4 राहें। मजबूर है, कोई माने न माने, मगर जाने मन कुछ तुम्हें चाहिए, कुछ हमें चाहिए, कुछ तुम्हें चाहिए, कुछ हमें चाहिए, कुछ तुम्हें चाहिए। 1962 में बंबई की नौकरी पेशा लड़कियों के दर्द और बेबसी की कहानी को पर्दे पर उतारने वाली उनकी फिल्म थी 11,000 लड़कियां। काम की धुन में है रवां, मस्त मगन हंसी जवां, 11,000 लड़कियां, 11,000 लड़कियां। नए और पुराने रवायात और जज्बात के टकराव की नवाबी दास्तान को अवाम ने पर्दे पर देखा 1965 में आसमान महल के रूप में। खूबसूरत है तेरी तरह शिकायत तेरी, इस शिकायत से झलकती है मोहब्बत तेरी, खूबसूरत है। बंबई की रंगीन और संगीन जिंदगी के अंधेरे उजाले पर्दे पर नमूदार हुए सन 1967 में। फिल्म थी बंबई रात की बाहों में। चलती हुई जवानियां, ये अनकही कहानियां, अल्लाह हरे कयामत, अल्लाह हरे कयामत, जलती हुई जवानियां। सन 1971 में राजस्थान की रेगिस्तानी प्यास और पानी के टकराव की सियासी कहानी बनी 2 बूंद पानी। अपने वतन में आज 2 बूंद पानी नहीं तो यहाँ जिंदगानी नहीं। ख्वाजा अहमद अब्बास दिल्ली से मुंबई आए थे, लेकिन तिजारत के इस रेगिस्तान में रुपया वे नहीं कमा पाए। हाँ, इज्जत बेशुमार पाई, मगर इज्जत अपने स्टाफ को तनख्वाह के रूप में नहीं दी जा सकती। उसके लिए तो रुपया चाहिए। मेरे पास अपना कोई खजाना नहीं है, न कोई पूंजीपति मुझे रुपया देने के लिए तैयार है। मेरी फिल्में तो यूं ही लस्टम पस्टम छोटे मोटे कर्ज लेकर ही बनती हैं। अर्ज ये कि मैं एक सरफिरा आवारा किस्म का आदमी हूँ। लेकिन सिरफिरा आवारा किस्म का ये आदमी एक लाजवाब आदमी था, समाजवादी सोच का जीता जागता तर्जुमा। उनकी एक फिल्म को फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ने फाइनेंस देने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब इसी कहानी पर बनी उनकी फिल्म शहर और सपना को 1963 के लिए
राष्ट्रपति का गोल्ड मेडल दिया गया तो ख्वाजा अहमद अब्बास ने इनाम और मुनाफे की रकम अपनी यूनिट के लोगों में बराबर तकसीम कर दी। समाजवादी सोच केवल तकरीरों, रिसालों या फिल्मों में बयान करने की ही नहीं, जिंदगी में उतारने और उस पर अमल करने की भी चीज है। 7 हिंदुस्तानी के दिनों को याद करते हुए अमिताभ बच्चन कहते हैं, 3rd क्लास के कंपार्टमेंट में गाड़ी में बैठ करके हम लोग गोवा गए और रास्ते में जहां जहां हमें मौका मिलता गया, अगर किसी सर्किट हाउस में जंगल के बीच कहीं एक मकान मिल जाता था तो वहां पर हम लोग रहते थे। एक ही हॉल में पूरा कास्ट और पूरे वर्कर्स सब एक साथ वहां जमीन पे हम लोग सोते थे और सभी एक किस्म का खाना खाते थे। एक ही कमरे में सब लोग रहते थे, एक ही साथ, कोई भेदभाव नहीं था। एक उनका एक बहुत ही सोशलिस्टिक और मॉरल इशू था ये उनके जीवन में और उसका वो पूरी तरह से उसको वे निभाते थे। अमिताभ बच्चन की तरह और भी जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ख्वाजा अहमद अब्बास से सीखा। कोई उनकी फिल्मों का मुरीद हुआ तो कोई कलम का। बहुत सारे लोगों ने तो उनकी जिंदगी से सबक हासिल किया। लेकिन 1 जून 1987 को तालीम का यह मदरसा हमेशा के लिए बंद हो गया। कभी कभी लगता है कि जाने वाले क्यों चले जाते हैं? जाने वालों को क्या रोका नहीं जा सकता? कुदरत का उसूल किसी के लिए नहीं बदलता। एक दिन सबको जाना पड़ता है। एक पल के लिए भी कोई रुक नहीं पाता। वक्त पूरा होते ही सब चले जाते हैं। 100 अखबारों की लाखों कतरनें, सैकड़ों किताबें और 50 फिल्में पीछे छोड़कर पद्मश्री ख्वाजा अहमद अब्बास भी चले गए। इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। कोरे कागज पर पड़ी हुई उनकी कलम उनको सदा याद करती रहेगी। शायद कहती रहेगी, अलविदा दसवीदानिया। याद दसवीदानिया, याद दसवीदानिया, यार को तड़पाने वाले यार दसवीदानिया, मिलेंगे जाने वाले यार दसवीदानिया, मिलेंगे जाने वाले यार दसवीदानिया। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र आप सुन रहे थे प्रसिद्ध फिल्मकार ख्वाजा अहमद अब्बास पर केंद्रित कार्यक्रम। शोध, आलेख और स्वर लोकेंद्र शर्मा, ध्वनि संपादन कमल शर्मा, टेक्निकल सपोर्ट दिलीप कुलकर्णी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मनीषा जैन, प्रोड्यूसर कमल शर्मा।